वेलकम टू अवर अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइड यंग माइंड, जहां हम बच्चों के लर्निंग, बिहेवियर और डेवलपमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मैं हूं सुहानी और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, द मिसिंग लिंक इन अटेंशन एंड लर्निंग। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे अटेंशन नहीं देते हैं, लाइक वो सीट पे एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं, या हम बोलते हैं कि लिखते टाइम ध्यान नहीं देते हैं। तो बट क्या अटेंशन सिर्फ माइंड का काम है, या बॉडी का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? बैलेंस, पोस्चर, मसल टोन, हैंड स्ट्रेंथ, ये सब लर्निंग के फाउंडेशन होते हैं। तो आज हम इसी के टॉपिक पर और अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर यश, जो कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड सेंसरी इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट हैं। जब हम सेंसरी मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को समझाना चाहेंगे एक सिंपल मीनिंग में कि सेंसरी मोटर डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है? सेंसरी मोटर डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली होता है कि हम जो डेली रूटीन में मूवमेंट्स करते हैं वो सारी मूवमेंट को कैसे कोऑर्डिनेट करके एक सीरीज ऑफ चेन में फॉलो करके हम मूवमेंट करते हैं। जैसे कि अगर हमें जंप करना है तो पहले नीज को बेंड करना पड़ेगा और नीज को बेंड करने के बाद नीज पे प्रेशर देने के बाद हम अपवर्ड्स बाउंस करेंगे और फिर जंप करेंगे। तो इसको बोलते हैं कि चेन ऑफ सीक्वेंसिंग या फिर चेन ऑफ मूवमेंट को हम कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग के थ्रू, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर प्लानिंग। और एज बाय एज वो डेवलपमेंट होता रहता है, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। आपने जो बताया, तो क्या सेंसेस और मूवमेंट भी मिलकर लर्निंग को सपोर्ट कर सकते हैं? तो जैसे सेंसरी मोटर डेवलपमेंट के सेंसेस और मूवमेंट दोनों को कंबाइन करके लर्निंग होती है, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है कि पहले अपने ऑब्जर्वेशन में सारी चीजें देखता है। ऑब्जर्वेशन में सारी चीजें देखने के बाद फिर वो क्या करेगा, उसको इमिटेट करने की ट्राई करेगा। तो इमिटेशन में क्या होता है, मूवमेंट, जैसे कि ग्रॉस मोटर मूवमेंट हो गई या फिर फाइन मोटर मूवमेंट हो गई। और जो वो देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्वेशन दो तरीके की होती है, एक होती है विजुअल ऑब्जर्वेशन और दूसरी होती है ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन। तो विजुअल एंड ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन आर पार्ट ऑफ सेंसरी एंड द इमिटेशन इज पार्ट ऑफ मूवमेंट। दोनों को जब कंबाइन करेगा तो एक पर्पसफुल इवेंट बनेगी, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर मूवमेंट। वो सेंसरी मोटर मूवमेंट का यूज करके बच्चा लर्निंग सीखेगा। या फिर अगर बच्चा ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए बच्चे को क्या चाहिए, ऑक्यूलोमोटर मूवमेंट, यानी कि आई बॉल की मूवमेंट, उसको बोलते हैं ऑक्यूलोमोटर मूवमेंट। या फिर अगर ऑडिटरी कर रहा है या सुन के कोई चीज सीख रहा है तो उसको बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग या ऑडिटरी सेंसरी सिस्टम। तो इस तरीके से सेंसरी एंड मोटर दोनों एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें हेल्पफुल होता है। और जब हम एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन लर्निंग इनहेंस होता है, और वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू हम नई नई चीजें सीखते हैं। लैंग्वेज हो गई या फिर रीडिंग राइटिंग हो गया, ये सारी चीजें हम एनवायरनमेंट से सीखने के लिए हमें कनेक्शन विद एनवायरनमेंट चाहिए, और कनेक्ट एनवायरनमेंट के साथ करने के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए, और ऑब्जर्वेशन के लिए मोटर मूवमेंट्स एंड सेंसरी मोटर मूवमेंट्स दोनों चाहिए। तो इस तरीके से सेंसरी मोटर मूवमेंट्स हमें हेल्प करती है नई चीजें सीखने के लिए। सर, जैसे हम क्लासरूम बिहेवियर में भी देखते हैं, जैसे सिटिंग हो गया, टॉलरेंस हो गया, फोकस हो गया, या हैंड राइटिंग, तो इनका बैलेंस और पोस्चर से क्या कनेक्शन है? अगर हमारा पोस्चर अगर परफेक्ट नहीं होगा, या हम बात बात पे हिलते रहेंगे, या फिर अलाइन पोस्चर नहीं होगा, तो क्या होगा कि जैसे ही बच्चा हिलेगा, उसका हिलने के साथ साथ उसका ऑडिटरी, यानी कि उसके बॉडी का पूरा ऑडिटरी मूवमेंट भी हिलेगा, ऑडिटरी सिस्टम भी हिलेगा, और विजुअल सिस्टम जैसे कि आईबॉल मूवमेंट हो गई, तो ऐसे हिलने की वजह से आईबॉल मूवमेंट भी उसका हिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक जगह पे जो फोकस करके अटेंड करना है ऑब्जेक्ट को, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। और दूसरा कि अगर बच्चे का पोस्चर करेक्ट नहीं हुआ तो वो फॉरवर्डेड लीन पोस्चर में ऐसे होगा। तो फॉरवर्डेड लीन पोस्चर में अगर बच्चा हुआ तो क्या होगा कि उसकी वजह से उसका जो कोर है, यानी कि स्टमक है, उस पर वेट ज्यादा पड़ेगा। और वेट ज्यादा पड़ने की वजह से उसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है, वो ब्रीदिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं रहेगी, और बच्चे की ब्रीदिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं रहेगी तो वो जल्दी फटीग हो जाएगा। और बच्चा अगर जल्दी फटीग हो गया तो फटीग होने की वजह से वो जो कैपेसिटी ऑफ अटेंशन है वो लूज होने लगेगा, और वो फिर मूवमेंट करने के लिए या पोस्चर चेंज करने के लिए ट्राई करता रहेगा, जिसकी वजह से वापस आईबॉल मूवमेंट एक्सट्रीम होगी, और आईबॉल मूवमेंट एक्सट्रीम होगी तो उसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाएगा, और फोकस नहीं कर पाएगा तो अटेंशन ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगा। सर, जैसे हम अटेंशन की बात कर रहे हैं, तो हमने कई बार देखा है कि पेरेंट्स को कहते हुए कि बच्चों का अटेंशन बहुत वीक है। तो क्या कभी अटेंशन प्रॉब्लम का रूट सेंसरी मोटर वीकनेस भी होता है? अटेंशन का मेजर रूट कॉज होता है सेंसरी मोटर या फिर सेंसरी इश्यूज। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे विजुअल या ऑडिटरी में हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उनको ओवरलोड होने की वजह से वो चीज को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर जब बच्चा प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि अगर एक क्लासरूम में बच्चा बैठा है
तो क्या होगा कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें उसके विजुअल एरियाज में होगी, उसमें से उसको फिल्टर करके प्रॉपर एक चीज जो टीचर पढ़ा रही है उस पर फोकस करना पड़ेगा, और उस पर फोकस करने के बाद उसको अटेंड करके उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क करना पड़ेगा। पर जब बच्चा ओवर सेंसिटिव होगा या हाइपर एक्टिव होगा टुवर्ड्स विजुअल स्टिमुलाई, तो क्या करेगा, उसकी आईबॉल मूवमेंट स्टेडी ही नहीं रहेगी और फिल्टर नहीं कर पाएगा कौन सी चीजों को फिल्टर करके कौन सी चीज पे फोकस करना है। तो वो 2 सेकंड के लिए टीचर को देखेगा, फिर 4 सेकंड के लिए उसके बाजू वाले को देखेगा, फिर बाहर से जा रही कार को देखेगा। तो क्या करेगा कि जैसे जैसे विजुअल गेज में जो भी चीजें आती जाएगी वो सारी चीजों को देखता जाएगा ऐसे 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 करके, और उसका अटेंशन नहीं रहेगा टुवर्ड्स टीचर। और ऑडिटरी के हिसाब से हम देखें तो क्या होगा कि क्लासरूम में सराउंड साउंड तो होगा नहीं, अलग अलग साउंड आते रहेंगे। तो क्या होगा कि जैसे अगर किसी बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया, किसी बच्चे ने अपनी पेंसिल गिरा दी, तो वो सारे साउंड से भी बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और देखने लगेगा कि हाँ वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से उसका ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ऑडिटरी फिल्टरिंग भी नहीं होगा। तो उससे वो फोकस नहीं कर पाएगा ऑडिटरी स्टिमुलाई पे, जैसे कि टीचर के पर्टिकुलर साउंड पे फोकस नहीं कर पाएगा। और टीचर के पर्टिकुलर साउंड पे फोकस ना करने की वजह से उसका लर्निंग इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉपर चीजों को फिल्टर करके जो प्रॉपर साउंड को उसको सुनना है वो ही नहीं सुन पाएगा। तो इसकी वजह से उसके लर्निंग में डिफिकल्टी होगी और अटेंशन उसका धीरे धीरे लूज होता जाएगा। तो हमें अटेंशन के लिए मेजर 3 चीजें चाहिए, एक बॉडी पोस्चर जो आगे मैंने समझाया, दूसरा ऑडिटरी एंड विजुअल फिल्टरेशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से वो ऑडिटरी एंड विजुअल फोकस कर सके अपने प्रॉपर स्टिमुलाई पे। तो इस तरीके से सेंसरी एंड सेंसरी मोटर दोनों अफेक्ट करते हैं चाइल्ड के अटेंशन एंड बिहेवियर पे। सर जैसे अगर जैसे बच्चा कॉन्स्टेंटली हिलता है या जंप करता है या चीजों को चबाता रहता है, तो ये किस सेंसरी नीड का साइन है? 2 तरीके के सेंसरी होते हैं, एक है सेंसरी अवॉइडिंग एंड दूसरा है सेंसरी सीकिंग। अगर बच्चा बार बार जंप कर रहा है या रनिंग कर रहा है तो पहले तो पेरेंट्स क्या समझते हैं कि दिस इज बैड बिहेवियर, या बच्चा बैड बिहेवियर कर रहा है, या उसको पता ही नहीं है कि सोशल एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है और डिसिप्लिन में नहीं है। पर हर टाइम जरूरी नहीं है कि बच्चा वो चीजें बैड बिहेवियर के रूप में ही कर रहा है, या उसके पास डिसिप्लिन नहीं है या डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते उसकी वजह से कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि सेंसरी ओवरलोड होने की वजह से या सेंसरी सीकिंग होने की वजह से बच्चा अपने आप को रेगुलेट करने के लिए ये सारी चीजें करता है। अगर जैसे समझ लो कि एक बच्चा बहुत थक गया या उसको बहुत साउंड आ रहा है और उस साउंड को कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ चीजें चबाना स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि उसका जो ऑडिटरी सेंस है उसको ओवरकम कर दिया ओरोमोटर सेंस ने, और ओरोमोटर सेंस में वो सीकिंग है जिसकी वजह से वो काम डाउन हो गया और वो रेगुलेट होना स्टार्ट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बच्चे का बिहेवियर के ऊपर वर्क करने की जगह पे हमें बच्चे का कोर सेंसरी और सेंसरी प्रोसेसिंग पे अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि ये बच्चे का बिहेवियर नहीं है, बेसिकली ये बच्चे का सेंसरी कोप अप मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए रनिंग जंपिंग या फिर कोई भी चीज को च्यूइंग वगैरह कर रहा है। सर यहाँ पे जैसे सेंसरी मोटर नीड्स को अगर हम इग्नोर करने से क्या क्लासरूम के बिहेवियर पे भी इफेक्ट होता है? हाँ, सेंसरी मोटर प्लानिंग पे अगर हम वर्क करें तो सेंसरी मोटर प्लानिंग पे अगर जैसे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे का पोस्चर, स्ट्रेंथ, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स सारी चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट होगी। और ये सारी चीजें इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे का सेंसरी प्रोसेसिंग सिस्टम इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के मोड पे आ जाएगा। और जब बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा, तब क्या होगा कि बच्चे का अटेंशन फोकस एंड लर्निंग इनहेंस हो जाएगा और प्रोसेसिंग स्पीड इनहेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लासरूम में जो उसके सिटिंग टॉलरेंस के रिलेटेड जो बिहेवियर्स थे वो कम हो जाएंगे या फिर रिड्यूस हो जाएंगे। और साथ साथ में उसका फोकस और अटेंशन बढ़ने की वजह से जो एक्टिविटी करने में उसको ज्यादा टाइम लग रहा था वो एक्टिविटी वो स्पीड में करने लगेगा, जिसकी वजह से वो क्लास के साथ कोप अप करके काम करने लगेगा, जिससे उसको अवॉइडेंस फील नहीं होगा या फिर जो अलग कर देने वाला लगता था कि सबका हो गया है मेरा बाकी रह गया और मैं अलग हूँ, वो फीलिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके टेंट्रम वाले बिहेवियर्स भी कम होने लगेंगे। और दूसरा कि सेंसरी प्रोसेसिंग सिस्टम इनहेंस होने की वजह से क्या हो कि बच्चे को जो चीजें समझने में टाइम लगता था वो चीजें वो जल्दी समझने लगेगा, जिसकी वजह से वो 10 चीजों की जो 10 चीजें नहीं समझ आता उसमें से वो 4 या 5 चीजें समझना स्टार्ट करेगा, जिससे उसका एक मोटिवेशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट भी डेवलप होगा। तो इस तरीके से सेंसरी मोटर एंड सेंसरी प्रोसेसिंग इनहेंस होके उसकी लर्निंग में बेनिफिट करवाएगा। सर यहाँ पे हम देखते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम, तो वो क्या होता है और ये बैलेंस सिटिंग और फोकस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे ईयर के पीछे एक फ्लूइड होता है, वेस्टिबुलर फ्लूइड इसके साथ कनेक्टेड होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम बेसिकली वर्क करता है हमारे बैलेंस, पोस्चर, बॉडी मूवमेंट एंड मोटर मूवमेंट्स को
और दूसरा कि वो इनडायरेक्टली वर्क करता है हमारे विजुअल मोटर एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग पे। तो क्या होता है कि वेस्टिबुलर सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है या फिर उसमें डिसरेगुलेशन है, तो क्या होगा कि अगर बच्चा वेस्टिबुलर सीकर है तो बहुत ज्यादा रनिंग करेगा, कहीं पे भी चढ़ जाएगा, कहीं से भी जंप कर देगा, कुछ भी करेगा। और अगर बच्चा वेस्टिबुलर डिफेंसिव है तो क्या होगा, बच्चे को हाइट से डर लगेगा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन इनसिक्योरिटी, कि हवा में पैर रखने से डर लगना। तो उसकी वजह से बच्चे की मोटर प्लानिंग डिले हो सकती है, जैसे कि जंपिंग, वन लेग स्टैंडिंग, प्रॉपर बॉल को किक करना, या फिर रनिंग, वो सारी चीजें मिसिंग होगी। और दूसरा कि स्टेयर क्लाइंबिंग एंड स्टेयर डिक्लाइनिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या क्लाइंबिंग और डिक्लाइनिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे बॉडी मूवमेंट, हमारे बॉडी पोस्चर और बॉडी अवेयरनेस पे थोड़ा सा वर्क करता है, और उसके साथ कनेक्टेड है, और इनडायरेक्टली वो ऑडिटरी एंड विजुअल पे भी वर्क करता है। सर, क्या आप एक रियल एग्जांपल शेयर कर सकते हैं जहां पोस्चर या कोर स्ट्रेंथनिंग से लर्निंग इम्प्रूव हुई हो? एक बच्चा था, वो बच्चे का पोस्चर बिल्कुल वीक था, और वो फॉरवर्डेड लीन पोस्चर में बैठा रहता था, जिसकी वजह से उसका राइटिंग पोस्चर नहीं आ रहा था, और राइटिंग पोस्चर भी नहीं आ रहा था, और उसका राइटिंग और फाइन मोटर स्किल्स में प्रेशर नहीं दे पा रहा था, बिकॉज ऑफ कोर स्ट्रेंथनिंग वीक थी उसकी। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे उसकी प्रोप्रायोसेप्शन एंड वेस्टिबुलर सिस्टम पे वर्क करके उसके पोस्चर को पहले इंप्रूव किया। पोस्चर को इंप्रूव करने के बाद हमने क्या किया कि प्रोप्रायोसेप्शन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि अगर ये दो फिंगर्स का यूज कर रहा हूँ तो ये दो फिंगर पे ही मैं प्रेशर दूं, नहीं कि पूरे बॉडी पे या पूरे हाथ पे प्रेशर दूं। तो उसके पास प्रोप्रायोसेप्शन डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं था, तो उसकी वजह से वो क्या करता था कि अगर ये दो फिंगर यूज कर रहा है तो उसके साथ साथ वो पूरे बॉडी पे इक्वल वेट दे देता था, जिसकी वजह से वो जल्दी थक जाता था और प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता था एक्टिविटी के लिए। तो फिर हमने क्या किया कि प्रोप्रायोसेप्शन डिस्क्रिमिनेशन सिखाया उसको, जिसकी वजह से उसकी फाइन मोटर में जो प्रेशर होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ, और उसकी वजह से उसकी डेली रूटीन की सारी चीजें भी इंप्रूव हुई फाइन मोटर के रिलेटेड, और पेंसिल ग्रिप इंप्रूव हुई। और पेंसिल ग्रिप इंप्रूव करने के बाद हमने वर्क किया उसकी राइटिंग पोस्चर पे। तो राइटिंग पोस्चर पे वर्क करने के लिए बायलेटरल कोऑर्डिनेशन एंड यूनिलेटरल कोऑर्डिनेशन पे वर्क किया, और बायलेटरल कोऑर्डिनेशन यूनिलेटरल कोऑर्डिनेशन पे वर्क करने के बाद हमने उसके राइटिंग पोस्चर को डेवलप किया। राइटिंग पोस्चर जैसे उसका डेवलप हुआ, ऑटोमेटिकली उसकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से सेंसरी एंड सेंसरी मोटर प्लानिंग का यूज करके हमने उसकी पहले फाइन मोटर डेवलप की, फाइन मोटर के बाद उसका पोस्चर, और पोस्चर के बाद राइटिंग पोस्चर, एंड देन हमने उसकी राइटिंग और हैंड राइटिंग पे वर्क किया। सर, अगर हम यहाँ पेरेंट्स या टीचर्स की बात करें तो पेरेंट्स और टीचर्स कैसे सिंपल लाइक होम प्ले एक्टिविटी या स्कूल प्ले एक्टिविटीज यूज करके बैलेंस और पोस्चर इंप्रूव कर सकते हैं? बेसिकली बच्चे का पोस्चर इंप्रूव करने के लिए पहली चीज है कि बच्चे को एवरी टाइम रिमाइंडर देते रहो कि सिट स्ट्रेट। तो क्या होता है कि बच्चे को अगर आप बोलते रहोगे सिट स्ट्रेट, तो क्या होगा कि बच्चा हर 2 मिनट में स्ट्रेट बैठना स्टार्ट करेगा, और उससे क्या होगा कि जो उसके अटेंशन है वो इम्प्रूव होगा, और धीरे धीरे ये चीज उसकी कोर मेमोरी में चली जाएगी या फिर ऑटो पायलट मोड में चली जाएगी, जिसकी वजह से बच्चा ऑटोमेटिकली, कोई नहीं बोलेगा तब भी वो करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम एक गाना 5-6 बार सुनते हैं और छठी बार हमें ऑटोमेटिक उसके लिरिक्स याद हो जाते हैं, उसी तरीके से ये पोस्टर वाली चीज में होगा कि हम बार बार बच्चे को बोलते रहेंगे सिट स्ट्रेट सिट स्ट्रेट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो छठी सातवीं बार या छठे सातवें दिन पे ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेट बैठना स्टार्ट कर देगा। तो एक ये मेथड हो सकती है। दूसरा कि अगर बच्चे का प्रॉपर पोस्टर प्रॉब्लम है, वो जानबूझ के बैठ नहीं रहा है या सेंसरी प्रोसेसिंग में कुछ डिले है, तो हम क्या करेंगे कि बच्चे को बिठाने के पहले हम एनिमल वॉक या हैंड बेयरिंग या व्हील बैरो वॉक या एक्सट्रीम टेक्टाइल इनपुट, वो सारी चीजें देंगे, पर प्रोफेशनल गाइडेंस में, कि प्रोफेशनल ने जो एक्टिविटी बताई वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी को फॉलो करवा के वो एक्टिविटी करवाएंगे, और वो एक्टिविटी करवाने के बाद बच्चे को सिटिंग वाली एक्टिविटी देंगे। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो सिटिंग वाली एक्टिविटी में उसका पोस्चर करेक्ट है या फिर इम्प्रॉपर है। तो इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम हैंड राइटिंग या फोकस की बात करें तो उसमें हम कौन से गेम से एक्टिविटी रख सकते हैं? जैसे हम एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पे, एनिमल वॉक हो गया या फ्लो बैलेंसिंग हो गया या वॉल पुशअप्स हो गया या स्विंगिंग हो गया। तो कौन से हम लाइक मूवमेंट्स या डेली एक्टिविटीज को लेकर हम हैंड राइटिंग और फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं? हैंड राइटिंग और फोकस इंप्रूव करने के लिए बेसिकली मैं जो 3-4 एक्टिविटीज देता हूँ, वो एक्टिविटीज है कि प्ले डो, या फिर काइनेटिक सैंड, या फिर क्ले। उसमें क्या करना है कि जो राजमा चावल होते हैं या चने होते हैं उसको डाल दो, और उसको डालने के बाद बच्चे को ये बोलो कि उसको ढूंढ ढूंढ के निकाले। तो जब बच्चा उसको ढूंढेगा और निकालेगा क्ले में से, तो दो चीजें इंप्रूव होगी। एक, उसका विजुअल अटेंशन बढ़ेगा कि उसको ढूंढना है। दूसरा, ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी। एंड थर्ड, फाइन मोटर स्किल, कि जब निकालेगा राजमा या चने को डो में से, तो वो प्रेशर के साथ उसको ऐसे खींचना पड़ेगा, जिससे उसकी पिंसर ग्रिप डेवलप होगी, और साथ में उसका प्रोप्रोसेप्शन
और टेक्टाइल इनपुट भी डेवलप होगा, जिसकी वजह से वो प्रेशर इनपुट स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से जब वो राइटिंग करेगा प्रॉपर प्रेशर के साथ वो लिखना स्टार्ट कर पाएगा। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि बच्चे का राइटिंग फोकस एंड अटेंशन जो लर्निंग का बेसिक पार्ट है वो ये एक्टिविटीज हम फुलफिल करवा सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को बटनिंग करना सिखाएं। बटनिंग करना मतलब कि बच्चा खुद के शर्ट के बटन लगाए ना लगाए, पर पापा के शर्ट के बड़े बटन आते हैं वो लगाना स्टार्ट करे, तो उससे भी सेम चीज होगी, पिंचर ग्रिप डेवलप होगी, प्रोप्रायोसेप्शन डेवलप होगा, और दूसरा ये अटेंशन एंड फोकस ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। एंड थर्ड एक्टिविटी अगर हमें और एडवांस करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो वो टेबल टेनिस के जो छोटे छोटे बॉल आते हैं, वो बॉल को लेके पर्टिकुलर जो छोटे कप्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं टी कप, जो प्लास्टिक की चाय में मिलते हैं, आ, तो वो जो प्लास्टिक के छोटे छोटे टी कप्स आते हैं उसमें हमें टेबल टेनिस की बॉल को डलवाना है कि थोड़े एंगल पे वो कप को सीधा रख दो और फिर बॉल को वन बाउंस के साथ वो ग्लास में डालो। तो उससे क्या होगा कि बच्चे का विजुअल परसेप्शन डेवलप होगा और स्पार्शल परसेप्शन डेवलप होगा कि बॉल को मैं कितने प्रेशर से डालूं जिससे बॉल बाउंस होके वो ग्लास के अंदर जाए, और वो ग्लास की साइज कितनी है कि मुझे डालना पड़ेगा, लेफ्ट राइट ना चला जाए। तो ये सारी चीजों से क्या होगा, उसका फोकस, अटेंशन एंड बॉडी प्रेशर एंड बॉडी डिस्क्रिमिनेशन। बॉडी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि अगर कुछ बच्चे लिखते हैं तो शोल्डर से लिखते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं तो एल्बो से लिखते हैं, और कुछ बच्चे लिखते हैं वो रिस्ट से लिखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर जब हम लिख रहे हैं तो जब तक ए पूरा लिखना है तो एक ना शोल्डर यूज करेंगे ना हम एल्बो यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हमारा रिस्ट। तो रिस्ट को यूज करके कैसे लिखना है उसके लिए चाहिए हमें डिस्क्रिमिनेशन, हैंड डिस्क्रिमिनेशन के तीनों जॉन के डिस्क्रिमिनेशन को। तो वो एक्टिविटी हैंड डिस्क्रिमिनेशन को डेवलप करेगी कि इतने प्रेशर को से बॉल को हमें ग्लास के अंदर डालना है, तो यही प्रेशर मुझे यूज करना पड़ेगा और यही मूवमेंट मुझे चाहिए। ये मूवमेंट मेरी रिस्ट से आएगी, एल्बो से आएगी या शोल्डर से आएगी। तो इस तरीके से ये तीनों गेम को या एक्टिविटी को करवा के हम बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, फोकस एंड फाइन मोटर स्किल्स एंड प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। सर यहाँ पे एक वर्ड है सेंसरी डाइट, तो एक्चुअली सेंसरी डाइट होता क्या है और इसे हम रूटीन में इम्प्लीमेंट करना कितना जरूरी होता है? पहले तो सेंसरी डाइट में डाइट वर्ड सुन के पेरेंट्स या केयर गिवर्स को यही लगता है कि ये कोई खाने पीने की चीज होगी या कोई डाइट चार्ट या डाइट प्लान पे थेरापिस्ट दे देगा। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही मैं पहली चीज बोलता हूँ कि शुगर बंद करो तो पेरेंट्स को लग जाएगा ठीक है ये दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंसरी डाइट। पर सेंसरी डाइट का मतलब ये नहीं है कि कुछ खाने पीने की चीज है। सेंसरी डाइट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज। ये ऐसी चीज की लिंकअप एक्टिविटीज है कि जिसको हम यूज करके हम बच्चे के डेली रूटीन के जो सेंसरी ओवरलोड वाले बिहेवियर है उसको चैनलाइज कर सके, या फिर बच्चे को डे टू डे रेगुलेट करने के लिए या उसके सेंसरी बिहेवियर्स की वजह से जो उसकी डेली रूटीन की स्किल्स अफेक्ट हो रही है उसको डेवलप करने के लिए सेंसरी डाइट होता है। तो सेंसरी डाइट बेसिकली क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एक्टिविटी बच्चे को करवानी है उसके पहले की जाने वाली एक्टिविटीज, जैसे कि अगर बच्चे को राइटिंग करवाना है तो राइटिंग करवाने से पहले आपने बताया उसी तरीके से बेयर वॉक, एनिमल वॉक या फिर क्रॉलिंग, जंपिंग जैसी एक्टिविटी करवा के उसका फोकस, स्ट्रेंथ वो सब इंक्रीज करेंगे, और वो इंक्रीज करने के बाद हम बच्चे को राइटिंग कराएंगे तो वो राइटिंग में क्या हो कि उसका पोस्चर, हैंड राइटिंग और वो सभी इम्प्रूव दिखेगा। फिर अगर बच्चे को ओरल इश्यूज है तो ओरल इश्यूज से पहले हम ओपीटी या ओरल मोटर की कोई भी सेंसरी बेस्ड डाइट प्लान की एक्टिविटी करवा दें, तो क्या होगा जब बच्चा खाना खाने बैठेगा तो उसका च्यूइंग, सकिंग, स्वेलोइंग इम्प्रूव वे में दिखेगा। तो वो पहले जितनी स्पीड में खाता था उसे डबल स्पीड में खाएगा या ज्यादा स्पीड में खाएगा या फिर प्रॉपर अमाउंट में खाएगा, और रेगुलेट होने की वजह से जो टेंट्रम्स आता है ड्यूरिंग मील टाइम वो भी कम हो जाएगा। थर्ड थिंग कि प्ले करने से पहले भी अगर हम बच्चे के साथ सेंसरी मोटर प्लानिंग डाइट की कोई एक्टिविटी करवाएं तो जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाएगा तो फोकस होके प्रॉपर तरीके से खेलेगा, या फिर प्रॉपर तरीके से वो अटेंड करके समझ पाएगा ये एक्टिविटी में ये सारी चीजें हो रही है। तो इस तरीके से जो सेंसरी डाइट है वो डेली रूटीन की सारी चीजों में जहाँ जहाँ बच्चे को चैलेंजेस आ रहे हैं वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए प्री रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करने वाली एक्टिविटीज होती है। सेंसरी एक्टिविटीज उसको बोलते हैं सेंसरी डाइट। और सेंसरी डाइट का मतलब ये नहीं है कि कुछ प्रॉपर टाइम निकाल के हमें एक्टिविटी करनी है। जब भी बच्चा अपनी डे रूटीन की चीजें कर रहा है उसके पहले 2-3 मिनट निकाल के हमें खाली थोड़ा मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन करना है जिसकी वजह से उसका डेली रूटीन इनहेंस हो जाए। सर हमने एक बहुत ज्यादा कॉमन मिस सुना है कि जब बड़ा हो जाएगा या तो ठीक हो जाएगा, पेरेंट्स अक्सर हम यही बोलते हैं, तो इस बारे में क्या चाहेंगे? क्या होता है कि अगर 80% बच्चों को प्रॉब्लम है तो हम्म। उसमें से 10% बच्चे एज अप्रोप्रिएटली बढ़ के ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाते हैं या फिर एज अप्रोप्रिएट काम करने लगते हैं।
पर मोस्टली सारे बच्चों में क्या होता है कि वेटिंग पीरियड की वजह से क्या होता है कि बच्चा अपने आप को रेगुलेट करना नहीं सीख पाता है, और सेंसरी ओवरलोड ज्यादा होने की वजह से वो इनअप्रोप्रिएट या अनसोशल बिहेवियर सीख लेता है। और फिर जब वो लेट थेरेपी में आते हैं या फिर वो थेरेपी नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे को जो सीखने की उम्र थी वो उम्र चली जाती है, जिसकी वजह से वो नई चीज जब सिखाएंगे तो वो सीखेगा नहीं और उसके प्रति टेंट्रम करेगा। उसने एक नेगेटिव बिहेवियर का कोर बना लिया है जो उसके ऑटो पायलट जोन में चला गया है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली कभी कभी वो बिहेवियर से थ्रू आउट हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि ये बिहेवियर मैंने थ्रू आउट किया है। तो अगर अर्ली इंटरवेंशन हो गया या उसके लिए वेट नहीं किया और जल्दी से उसका इंटरवेंशन स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा कि बच्चे की जो कोर यानी कि जो ऑटो पायलट मोड में जो बिहेवियर जाने वाला था नेगेटिव बिहेवियर, उसको हम स्टॉप कर पाएंगे और उसकी जगह पे उसको सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर में चेंज कर पाएंगे और नई नई चीजें सिखा पाएंगे। तो जो सेंसरी बैरियर्स बोलते हैं लर्निंग के पहले के, कि जो बैरियर्स हमें हटाने जरूरी है तभी बच्चा लर्निंग कर पाएगा, तो बैरियर्स जल्दी से और आसानी से हटा पाएंगे। और अगर लेट थेरापी स्टार्ट किया फिर वेट किया, तो क्या होगा कि वो जो बैरियर्स है वो बैरियर स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बोले कि एक ट्री है और ट्री को हमने 15-20 साल तक रखा, तो उसके मूड मजबूत हो गए, तो उसको जड़ मूड से निकालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो पेड़ 1 साल का है या 2 साल का है तो उसको निकालना मूड में से आसान रहेगा। उसी तरीके से सेंसरी रूट्स होते हैं, वो अगर फिक्सेट हो गए तो वो ऑटो पायलट मोड में चले जाने के बाद उसको हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर अगर बच्चे को हम अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट कर दे तो क्या होगा कि बच्चे का जो वो है वो कोर इतना स्ट्रांग नहीं होगा, सेंसरी की पकड़ इतनी नहीं हुई होगी, तो उसकी वजह से हम बच्चे को जल्दी से जल्दी मॉडिफाई कर पाएंगे या फिर शेप दे पाएंगे या फिर उसको चैनलाइज करके उसकी डेली रूटीन की स्किल्स या डेली एक्टिविटी या लर्निंग उसका एनहेंस कर पाएंगे। सर आपके अकॉर्डिंग लाइक पेरेंट्स को कब प्रोफेशनल सपोर्ट लेना चाहिए या हम कह सकते हैं असेसमेंट लेना चाहिए? अगर पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे का बिहेवियर प्रॉपर बिहेवियर नहीं है और बिहेवियर की वजह से उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन में अफेक्ट आ रहा है, डिले हो रहा है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बच्चा बेबलिंग नहीं कर रहा है पर उसकी जगह पे रो रहा है, या फिर जंपिंग नहीं कर रहा है उसकी जगह पे वो चल चल के जा रहा है, या वो सारी वजह से क्या होगा कि बच्चा जो है उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले होने लगेगा। तो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले के जैसे ही साइन दिखे, पेरेंट्स को क्या करना है कि वेट किए बगैर सीधा प्रोफेशनल गाइडेंस में जाके चेक करना है कि ये एज में ये चीजें मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर प्रोफेशनल आपको सजेस्ट करता है थेरापी तो थेरापी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और अगर प्रोफेशनल बोलता है कि आपको वेट करने की जरूरत है तो आपको वेट करके थोड़ा सा राह देखनी चाहिए और फिर 2-3 महीने बाद रीअसेसमेंट करवाना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि बच्चे का जो बिहेवियर है या फिर जो डेवलपमेंटल डिले है वो नेचुरल डेवलपमेंटल डिले है या फिर उसको कोई ओटिज्म एडीएचडी या सिम्टम्स की वजह से उसका डेवलपमेंटल डिले हो रहा है। जी सर। सर जैसे अगर आपको सेंसरी मोटर डेवलपमेंट को एक लाइन में समराइज करना है तो वो आप कैसे करेंगे? बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा कि एवरी बिहेवियर इज नॉट अ टेंट्रम बट समटाइम्स इट्स सेंसरी। सो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे को सेंसरी ओवरलोड भी हो सकता है, तो वो अपनी मर्जी से एस्केप नहीं कर रहा है, कभी कभी उसकी सेंसरी ओवरलोड की वजह से वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कुछ चीजें करता है। एवरी टाइम इज बिहेवियर इज नॉट अ बैड बिहेवियर और गुड बिहेवियर, समटाइम्स इट इज सेंसरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर यस फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड दैट कि लर्निंग सिर्फ ब्रेन का काम नहीं है, पूरी बॉडी का काम होता है। तो आज हमने देखा कि कैसे बैलेंस सपोर्ट करता है फोकस को, पोस्चर सपोर्ट करता है हैंड राइटिंग को, मूवमेंट सपोर्ट करता है मेमोरी को एंड बॉडी अवेयरनेस सपोर्ट करती है कॉन्फिडेंस। तो जब हम बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं तो लर्निंग अपने आप पावरफुल हो जाती है। तो मैं हूँ आपकी होस्ट सुहानी और ये था हमारा इनसाइड यंग माइंड्स का नेक्स्ट एपिसोड। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे सेंसरी ओवरलोड। सो अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑब्जर्विंग एंड कीप अंडरस्टैंडिंग बिकॉज लर्निंग नेवर एंड्स। सो थैंक यू सो मच